व्लादिमीर पुतिन इंडिविजुअल एक पावर है जो रशिया के रूप में काम करती है। उनके नेशनलिस्ट लोग अपने देश के लिए इजाद करते हैं, अपनी चीजें बनाते हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। वो सिर्फ खाने-पीने की दूसरी छोटी-मोटी चीजें इंपोर्ट करते हैं, बाकी वो बड़ी दुनिया की कीमती चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। अपने देश, अपने लोगों को उन्होंने मैन्युफैक्चर करना, इजाद करना सिखाया है। कि असली खिलाड़ी कौन है इस वक्त। मैं जो आपसे बात करना चाह रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े बड़े जो नाम है जिनका जिक्र मैंने किया, जैसे कि मैं अगर पुतिन की बात करूं जो भारत आए, और वहीं पर ट्रम्प की बात करें जिनसे इन दिनों मोदी जी की उस तरह से नहीं बन रही है। मीडिया भी अब दोनों तरफ की चीजें करने लगा है। ट्रम्प के बारे में जो कभी गुणगान किया करते थे वो अचानक से ट्रम्प को कटघरे में भी खड़ा करने लगे हैं। फिर वहां पर अब ईरान के साथ भी कभी कभी फेवर की बात कर लेते हैं, कभी ईरान के ऊपर खिलाफ बिना सोचे समझे ट्विटर पर या कहीं पर भी ये कहें सोशल मीडिया पर जहर उगलना शुरू कर दिया एंकर्स ने। एक वो ही नहीं समझ पाए कि उन्हें साइड कौन सी लेनी है, ये तक भी हुआ। अब वो अचानक से ये बता रहे हैं कि देखिए कैसे ईरान के सामने ट्रम्प पस्त होने लगा है धीरे धीरे करके, ये तक भी जिक्र करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर एक तरफ वो है, एक तरफ इजराइल है, एक तरफ मोदी जी जो कि एक लेवल पर जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार इतने उन्होंने दौरे किए हैं, रिश्ते बना रहे, तमाम चीजें हैं। एक तरफ चीन है और तमाम तरह की ऐसी सिचुएशन बन गई। अगर मिडिल ईस्ट की तरफ देखें तो उधर भारत के चारों तरफ अगर देखें तो यहाँ पे एक अलग तरह का गुच्छा जो बना हुआ है। मतलब चुनौतियां हर तरफ चल रही हैं। अगर आप यूरोप की तरफ देखें या आप यूएस की तरफ, मतलब पॉइंट ये कि कुल मिला के कौन इसका विनर होने वाला है, खिलाड़ी असल कौन है इस पूरे खेल में। देखिए, वो फुटप्रिंट जो जियोपॉलिटिक्स को जानते हैं, वो ये बात जानते हैं कि इस पूरे गेम का विनर अकेले रशिया है, व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन इंडिविजुअल एक पावर है जो रशिया के रूप में काम करती है। उनके नेशनलिस्ट लोग अपने देश के लिए इजाद करते हैं, अपनी चीजें बनाते हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। वो सिर्फ खाने-पीने की दूसरी छोटी-मोटी चीजें इंपोर्ट करते हैं, बाकी वो बड़ी दुनिया की कीमती चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। अपने देश, अपने लोगों को उन्होंने मैन्युफैक्चर करना, इजाद करना सिखाया है। उनके लिए सुविधाएँ बनाई हैं, सम्मानित तरीके से वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हालाँकि 2 क्रिश्चियनिटी की आपसी थॉट का टकराव होने के बावजूद, जो 16वीं शताब्दी से शुरू होता है, जिसे चर्चिल बहुत बड़ी हवा देकर रूस को एक खतरा बना देता है और उसको पूरी कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स को और धार्मिक धर्म युद्ध को समझते हुए व्लादिमीर पुतिन ने अकेले पूरी दुनिया को काउंटर करते हुए विजय पताके के नजदीक पहुंच चुका है। यहाँ पर ट्रंप जो कुछ कर रहा है वो वही कर रहा है जिसे ऑलरेडी व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, तेल का, गैस का बंद हो जाना तो जो डॉलर का राज है वो पेट्रो डॉलर का खात्मा हो जाएगा। जिस तरीके से ईरान ने अरबों पे अरब ममालिकों पर हमले किए हैं और लगातार हमले किए जा रहे हैं और इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जिसके पास जिसका जो भी स्टेक है, अगर वो इन सब देशों की आसमान की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर अपने बेस नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये साफ है कि अगर चीन और रशिया का समर्थित कोई देश अरबों की हिफाजत नहीं कर पाता है, तो वो ऐसे देश को कीमत क्यों चुकाएंगे रिश्वत के रूप में। एक ही सूरत में वो अब अमेरिका और यूरोप के साथ जा सकते हैं कि एप्स्टीन फाइल में और खतरनाक किस्म की उनकी फाइलें मौजूद हों और वो उनको तबले की थाप पे नचाएं और वो चुपचाप जो है अपने देश की अपने धन दौलत को जो है लूटे हुए को झूठ मूठ उनसे हथियार लेने के लिए, सुरक्षा इक्विपमेंट खरीदने के लिए, असल में अपनी अय्याशी का बिल चुकाने के नाम पे वो अमेरिका इजराइल को पे करें, तो उसके बाद उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि नहीं तो वो अपने घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, ना जनता के रहेंगे। ऐसी सूरत हाल में विनीता जी, एक ही सूरत है कि वो लोग जो है एप्स्टीन जैसी फाइल में फंसे हों और अमेरिका उनका दोहन कर सके। किसकी तरह कर सके कहना तो उचित नहीं होगा, मगर बात ये है सीधी सी कि अब गल्फ उनसे टूट जाएगा और जो रूस और चीन जो जिनसे वो दूर था और जिन्हें बर्बाद करने के लिए पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल किया जाता था, तो आज वो लोग अरब के देश जो तेल और एनर्जी के मालिक हैं और दुनिया में 1/3 वेल्थ के मालिक हैं, जो अमेरिकी, यूरोपीय, इजरायली कंपनियों में भारी भरकम पैसा लगाए रखते हैं, वो सब अब एशिया की तरफ रुख करेंगे, रूस की तरफ रुख करेंगे। तो पूरी तरह से कंप्लीट जीत है, जो विजय है वो पुतिन की हो चुकी है। ट्रंप ने प्रॉक्सी बनकर या जो भी बनकर
पूरे यूरोप को धराशायी करवा दिया है, अमेरिका को धराशायी करवा दिया है। प्रैक्टिकल आम जनता के लिए रिजल्ट आना बाकी है। आम जनता के लिए, आम जनता कोई बेवकूफ होती है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आम जनता बहुत अक्लमंद है, मगर इत्तेफाक की बात यह है कि फैशन शो और WWF के लोगों के विचार विश्लेषण सुन के उनमें इतनी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। जानकारी के मामले में बुद्धि विकसित तो है, मगर जानकारी अपडेट नहीं हो पाई कि वो इस कूटनीतिक चक्रव्यूह को समझ आप जो सके। कह रहे हैं उसके मुताबिक ट्रंप भी पुतिन का हाथ का खिलौना है, आप ये कह रहे ये हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि विपक्षी पार्टियां वहां इल्जाम लगा चुकी हैं कि पुतिन ने पिछली बार भी उस चुनाव जितवाया था, इस बार भी पुतिन का पपेट है ट्रंप, और इस बार जो है, अगर जो अलास्का के अंदर पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी और उसमें जिस तरह हाथ मलते हुए बेचैनी ट्रंप की दिखाई दी गई थी, उससे बिल्कुल एक डेडिकेशन और वफादारी की जो झलक मिली थी, और बॉडी लैंग्वेज दोनों की पता चलता था कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या है। इस तरह नहीं थी कि मतलब जो है, जिस तरह, माफ करना, हालांकि हमारे जो डोभाल साहब हैं वो तो बहुत ही चमत्कारिक आदमी है, मगर व्लादिमीर पुतिन के सामने आधी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उनकी हंसी से ऐसा लगता है, कैसा लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके दर्शक कमेंट करके बता देंगे कि कैसा महसूस हो रहा था, वो वीडियो मौजूद होगा। मगर ट्रंप की खुद की भी ये हालत थी व्लादिमीर पुतिन के सामने, जो उस वक्त डोभाल साहब की थी, आधी कुर्सी पे बैठे हुए। तो उससे ये पता चलता है कि विनर कौन है, कूटनीतिक चक्रव्यूह को किसने बुना है, इसमें किसकी जान जाती है, कौन जीतता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शिया, सुन्नी सब इस खेल के मोहरे हैं। खेल कूटनीति का है, कूटनीति की बहुत बड़ी बात होती है। आप बड़े मतलब अनभिज्ञ से लोगों से आप कूटनीति की बात जोड़ते हैं, तो माफ करना, मुझे तो मतलब खुद पे तरस आता है कि मुझे ऐसे सवाल का जवाब देना पड़ रहा है जिन्हें कूटनीति का के पता ना, उसकी परिभाषा पता क्या होती है। जो मोहल्ले के राजनेता है वो कूटनीति समझेंगे, अगर कूटनीति समझते तो इतना 140 करोड़ का जो ये देश है, जो 1984 की हरकतों के बाद चाइना को ऊपर आने का मौका दे दिया, जो 1984 से पहले चाइना जैसे देशों को पीछे छोड़कर रूस की मदद से आज दुनिया को लीड कर रहा होता, प्रोडक्शन हब बना होता। कूटनीति और तमाम अर्थनीति के जो अर्थ होते हैं इस देश में कोई जानता है? ड्रामे करते हैं सब, झूठ बोलते हैं, तीसरी क्लास के स्कूल से भागे हुए लोग। ओके, तो यहाँ पर जो अभी सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं उसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप भी जो है वो पुतिन के इशारों पर कर रहे हैं काम, मतलब कि जो 30 दिन का बात हुई तेल की, तो जो उन्होंने बोला कि हाँ इंडिया वहां से ले सकता है, तो ये क्रेडिट पूरा मतलब रशिया के थ्रू एक तरह से ये ऐसे मैसेज पहुंच गया है नहीं, रशिया के लिए वो ले सकता है, भारत ले सकता है। इसमें शर्म आनी चाहिए भारतीय राजनीति को, भारतीय विशेषज्ञों को, भारतीय फैशन चैनलों को, फैशन एंकरों को या WWF एंकरों को, इन्हें शर्म आनी चाहिए। कौन होता है अमेरिका हमको परमिशन देने वाला? ईरान जैसा एक देश, जिसे इस देश के लोग अभी तक एक मामूली सी देश मानते थे, वो 12 देशों के साथ लड़ते हुए उसी अमेरिका का मुंह तोड़ देता है, इजराइल का मुंह फोड़ देता है। उसी एक छोटा सा वो जो जिसके पास एयरक्राफ्ट मतलब एयरफोर्स भी ढंग से मौजूद नहीं है, वो इनके घुटने टिकवाने पे मजबूर कर देता है। यानी ये इस तरीके ट्रंप मजबूर हो जाता है ये कहने के लिए कि चलो 30 दिन के लिए जो है हम आपको परमिशन। तुम कितने वफादार गुलाम हो, बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन होता है ट्रंप मेरे देश को परमिशन देने वाला? कौन होता है ये? इसे कहते हैं बहादुरी, जो ईरान दिखा रहा है। ईरान ने उसका मुंह तोड़ दिया है, उसके जहाज को डुबो रहा है और बाकी उन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और तुम एक वफादार टोमी की तरह तुम हिला रहे हो। शर्म नहीं आती बेशर्मो? मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें इंडिया बहुत दबाव में है, जो आप कह रहे हैं। इंडिया कहीं नजर नहीं आता। सच बात यह है कि वो अलग बात है कि कुछ भक्त आएंगे, बकवास करेंगे, बड़े बड़े इवेंट करा के, फैशन शो करा के ड्रामेबाजी करेंगे। ड्रामेबाजी नहीं, बताइए, मैंने कहा तुमने पिछले 40 साल में एक जहाज नहीं बना सके, आज भी तुम रिश्वत देते घूमते हो एक ऐसे देश को जो अभी जिसकी कुटाई हो चल रही है, जिसकी इतनी कुटाई होगी कि उसके जो कुल्ले हैं ना, उनमें उनका जो दर्द है वो किसी झंडू बाम से भी ठीक होने वाला नहीं। उसके बावजूद उसको तुम $10 बिलियन की रिश्वत करते हो। उधर से जो है जब लगता है कि पुतिन धमका सकता है तो तुम उसको 6 बिलियन के फिर S-400 खरीदने चले जाते हो। इसे कहते हो हम दोनों जगह बैलेंस कर रहे हैं। तुम ही नाचते दिखाई दे रहे हो। पूरे विश्व में अकेला भारत ऐसा है जो हर तबले की थाप पे नाच रहा है।
ठीक है, मतलब फाइनल डील के सामने आप घुटनों पर आ रहे हैं। जो फाइनली डील में नेगोशिएशंस होते हैं वही सबसे बड़ा खेल है, और वो डील और में क्या, आप दबाव में आकर के उसको कर रहे हो, ये आप कहना चाह रहे हैं। हमारी फोर्स ने हमारी स्क्वाड्रन मांगी है, कितने जहाजों का आपने सौदा किया है, वो कब हमको डिलीवर होने वाले हैं, कब हम ऑपरेशन 2 करने वाले हैं, कब हम पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हैं। सब चुनावी ड्रामेबाजी चलती रहेगी कि हमारे देश को जो है आप सम्मानजनक स्थिति में भी कभी लेके आओगे। अरे भाई, देश के अंदर ये ड्रामेबाज आप चार नचनियों को जो है नचा के और ठुमके लगवा के उसे जर्नलिज्म का नाम दे के तुम कोई बहादुर हो गए क्या? चुनाव जीत सकते हो, पर देश को, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस देश को विश्व में सम्मान मिलना चाहिए। ये देश जो है गुलाम होने से पहले भी महान था, गुलामी के दौर में भी हमारे यहाँ पर भगत सिंह और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पैदा होते रहे, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा होते रहे हैं। एक ऐसे देश को इतना पंगु मत बनाओ यार कि छोटे मोटे देश हम पे घुटने टिकवा ले और हमें परमिशन दे के हमें खाना खाना है कि नहीं, हमें तेल लेना है कि नहीं। इस ऐसी स्थिति में लाने के बाद ठीक है, तुम चंद बेचारे अनपढ़ लोगों को जो है जो चूंकि चंद बेचारे अनपढ़ लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ये मेरे दुर्भाग्य है मेरे देश का, मगर उसके बाद वो बहुत बड़ी तादाद को आप वोट बैंक समझ के वोट कब तक बनाओगे? भाई देश को सम्मान दिलाओ ना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।